ये कैरेक्टर एक्टर पता नहीं किसने बनाया हिंदुस्तान में या सिनेमा में कि ये एक्टर हैं और बाकी कैरेक्टर एक्टर होते हैं। हीरो भी कोई ना कोई कैरेक्टर ही प्ले कर रहा होता है। तो इवन किसी भी फिल्म के सारे जो एक्टर हैं वो कैरेक्टर एक्टर हैं बेसिकली। वो कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, मदर का, फादर का, प्रोटोगनिस्ट का, एंटोगनिस्ट का, किसी चीज़ का। आर्ट फील्ड में कुछ भी आर्ट का तो बोलता ही है ना कि हायरार्की टूटनी चाहिए, सब एक ही हैं। कई डायरेक्टर बोलते हैं कि जो मैंने लिखा वही करना है, तो हमारा जॉब है। बट बहुत सारे डायरेक्टर मुझे छूट देते हैं और मैं काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ। यही कारण है कि आप मेरे कैरेक्टर्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगी तो चाहे जितना सीरियस रोल हो या निगेटिव रोल हो, उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। आसान नहीं है कि आप एक सिंगर राग में, गायकी में इम्प्रोवाइजेशन तभी कर सकता है जब राग की पूरी पकड़ हो उस पर। अगर वो राग दरबारी या तोड़ी या यमन गा रहा है तो यमन की इतनी प्रैक्टिस हो तभी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए भी क्राफ्ट और एक्सपीरियंस का लंबा होना बहुत ज़रूरी है, लंबा एक्सपीरियंस होना आसान काम नहीं है। सो मैं कम्प्लीटली डायरेक्टर का एक्टर हूँ। मैं कभी भी बहस नहीं करता और मुझे लगता है वो बहस करना समय का वेस्टेज है। कैप्टन जो है वो डायरेक्टर है। मैं सही भी हूँ और कोई बोल रहा है नहीं तुम गलत हो, तो मैं तुरंत मान लेता हूँ यस मैं गलत हूँ, यू आर राइट, तुम सही हो। क्योंकि बहस करके ऊर्जा एनर्जी क्यों वेस्ट करना, कुछ होना जाना है नहीं। वासेपुर मुझे मिल गई, यही मेरे लिए बहुत बड़े किस्मत की बात थी, क्योंकि मैं उसके लिए ऑडिशन दिया था 8-9 घंटे। एंड सच पूछिए तो शूटिंग के वक्त मुझे मालूम नहीं था हो क्या रहा है, कर क्या रहा हूँ। पहला दिन वासेपुर में हम किलिंग सीन कर रहे थे सरदार खान का, मनोज सर का, पेट्रोल पंप पे। तो D1 पार्ट 1 का आखिरी सीन था। तो मुझे कुछ नहीं मालूम मेरा कैरेक्टर कैसा डेवलप करेगा और क्या होगा। यहाँ तक वो अनुराग ने बोला आप बुलेट से आए हो, ऐसे ऐसे गोली मारना और भाग जाना। तो उसमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा नहीं था मेरे लिए एक्शन ओरिएंटेड था। ये बाइक चला के आना है, फायरिंग करनी है और भाग जाना है। इनफैक्ट आप अगर देखें तो वासेपुर के सारे किरदारों में ना, तो वसूल जिसको बोलते हैं ना कि वसूल का पक्का होना, ईमान का पक्का होना, वो सुल्तान है। तो वो ऐसा बंदा है जो दुश्मनी को पाल के रखता है और बड़े कमिटमेंट के साथ पाल के रखता है और इनफैक्ट सच्चा है। बाकी सब गलत धंधों में लगे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। सुल्तान आपको दिखेगा कि वो कहीं कॉन्स्पिरेसी और 2 नंबर के काम में नहीं है। वो बकरा मटन बेचता है, भैंसे बेचता है और कमिटमेंट का पक्का है। सो आई थिंक ये है, ये वो शायद सुल्तान को बाकी किरदारों से अलग बनाता है। क्या प्रिपेयर्ड करना मेरे लिए, मैं बिहार से आता हूँ, कहानी बिहार की है, झारखंड की। बूचर का रोल है, तो बस यही प्रिपरेशन थी कि एक रियल बूचरी में सीन करना था। तो उतनी स्टेमिना, उतनी ताकत डेवलप करनी थी, क्योंकि वो स्मेल और वो रियल बूचरी में घुस पाए। टफ काम है, एक्शन सीक्वेंस बहुत टफ काम है, बहुत टायरिंग, बहुत थकाने वाला काम है, जो मुझे पसंद नहीं है। बट यस, अगेन एक्टिंग इटसेल्फ मुश्किल काम है और वो क्राफ्ट की और वो टेक्निक की ऐसी बात है कि उसको मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बता पाना। क्योंकि मैं कर पाता हूँ लेकिन मेरे को डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। बड़ा ट्रस्ट का खेल है डायरेक्टर एक्टर का गेम जो है। तो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। वहाँ भी मैं कभी मॉनिटर नहीं देखा, मुझे पता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, जो बोलते थे। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। उसमें सब लाइक माइंडेड एक्टर्स थे, लोग थे, थिएटर वाले लोग थे। तो माहौल अच्छा हो गया था, बहुत ही बढ़िया था। आजकल तो रुद्रा टाइप के लोग आजकल आपको बहुत दिखेंगे। आप कोई भी हमारा प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल खोल लो, रोज़ शाम में दिखेगा 5-6 रुद्र भैया हमारे इंडियन न्यूज़ रूम में बैठे होते हैं। तर्क के पीछे कोई उतना नहीं भागता है। तो रुद्र भैया वैसे हैं कि वो तर्क वर्क का उनका कोई लेना देना है नहीं, वो कुछ बोल देते हैं, कुछ भी। तो ऐसा बनाया था रुद्र भैया को। डीके के राज और अमर कौशिक मुझे एक दिन फ़ोन किए एंड हम एक हफ्ते बाद मिले हम लोग कैफ़े में एक अंधेरी के। तो उन्होंने नरेट की कि एक ऐसी ऐसी कहानी है और इस पे हम बनाना चाहते हैं और एक कैरेक्टर है इसमें जो कि
सब जानता है, एक स्मॉल टाउन का एक लाइब्रेरियन है जिसको लगता है कि वो उसको सब मालूम है, और वो लगता है कि ये इनको रास्ता देगा, स्त्री के बारे में कुछ करेगा, और वो थोड़े दिन सर्टेन घुमाने के बाद पता चलता है इसके पास भी कोई आइडिया जानकारी है नहीं, ये रैंडम घुमा रहा था। तो ऐसा एक उस वक्त मुझे याद है, आई थिंक 25 पन्ने की स्क्रिप्ट थी, 25 पेज की स्त्री का। ठीक है, मैं उसी समय मैंने बोला मेरे गांव में एक आदमी है जो ऐसा अपना इंट्रो बहुत लंबा देते थे कि पंडित रघुनाथ शास्त्री मल्लिक, साहित्याचार्य, संगीताचार्य, त्रिकालदर्शी, अर्थशास्त्री। तो मैं ना इस कैरेक्टर का कुछ इंट्रो ऐसा लंबा बनाते हैं कि अपने बारे में बहुत बहुत सारी अपनी उपाधियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, छोड़ो क्या होगा। अब उसका ह्यूमर जो है, मैं कभी भी ह्यूमर में, कॉमेडी में मैं चेहरे बना के नहीं करता हूँ कॉमेडी। मुझे लगता है कोई भी ह्यूमर और लाइफ में जो कॉमेडी की घटनाएं होती हैं वो सीरियस ही होती हैं। हंसी ऑडियंस को आनी चाहिए, एक्टर को उसके लिए कुछ एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सच पूछिए तो ये बहुत ही बड़ा ही पर्सनल एक्सपीरियंस है जो स्त्री का मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे शूटिंग के 3-4 दिन जब सेट पे गए तो मुझे लगा कि यार ये रोल कुछ खास है नहीं, और मैं अंदर अंदर में किसी को नहीं बोला, मन ही मन में दुखी हो गया कि यार मैं इस फिल्म में करूँगा क्या। ये मैं सोच के रात को सोया, दूसरे तीसरे रात मेरे दिमाग में चला। अगले दिन सुबह उठा, मैं अगेन सोचा कि यार कि इंटायर 20 दिन 25 दिन के 2 शेड्यूल में फ्रस्ट्रेट रहने के बजाय सेट पे अपना बेस्ट डालो, इसमें जो तुम कर सकते हो करो। और फिर मैं मज़े में किया स्त्री, और बहुत मज़े लेके किया स्त्री। और अमर ने, डायरेक्टर ने मुझे बोला कि आप सर आप करो, जो आपको इम्प्रोवाइज़ यहाँ करने का मन है लगता है आप करो, पूरी छूट है आपको, और आप खेलो इसी में। आई थिंक ये दुविधा मैंने अमर से भी बताई थी डायरेक्टर से कि यार अमर ऐसा है, बोला आप करो खेलो। और काफ़ी पसंद किया लोगों ने मुझे। इनफैक्ट मुझे किसी ने थिएटर से रिकॉर्डिंग भेजा पहली बार कि यार तेरे एंट्री पे ऐसा हुआ, तो मुझे लगा अच्छा, मैं भी जाके देखा इन ऑर्बिट में बाद में। मैं इकलौता एक्टर होऊंगा, इकलौता नहीं होऊंगा, इकलौता बोलना ठीक नहीं है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के बारे में पढ़ता है, जीएम ब्रिंजल कैसे आया है और जीएम मस्टर्ड का क्या हो रहा है। सो मुझे एक्टिंग के सिवाय दुनिया की तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो उन सब का अनुभव समाहू कहीं ना कहीं एक्टिंग में आ जाता है। सो कालीन भैया यही है, बिना लाउड हुए, बिना चिल्लाए हमने ट्राई किया कि डरा दूं, हंसा दूं, बात पहुंच जाए। उनके रिलेशनशिप जो उनका बेटा के साथ है, उनके वाइफ के साथ है, वो कैसे हायरार्की को मानते हैं, वो कैसे पैट्रियार्कल अप्रोच को बहुत ही इंटेलिजेंट वे में अपने ही घर पे इस्तेमाल करते हैं अपनी वाइफ के साथ। 99% एक्टर का काम कैरेक्टर को शेप करना से ज़्यादा राइटर का काम होता है। राइटर करता है शेप, वो जिस किस्म से लिखता है, तो बहुत एलिमेंट हमें स्क्रिप्ट से मिल जाती है, स्क्रिप्ट गाइड करती है। तो बट येस, हम अपना भी इनपुट डालते हैं। वो कैरेक्टर की हिस्ट्री हम खुद भी कई बार सोचते हैं, बनाते हैं कि कैरेक्टर की हिस्ट्री, एक शब्द अभी मैं इस्तेमाल किया, तो कैरेक्टर की हिस्ट्री वो चीज़ है जो इमारत की नींव होती है, जो दिखती है नहीं लेकिन है। वो क्या होता है ना, एक बार बतौर एक्टर कारल जी या कोई टीचर हमें बताए थे कभी एनएसडी में कि थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम, कि कम करो जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो, ना कि कुछ बड़ा करो। तो समहाउ मेरा अप्रोच यही था, वो सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने ऐड किया था। पेपर पे कालीन भैया एग्जैक्ट वैसे नहीं थे जैसे स्क्रीन पे दिखेंगे, अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगी तो। मेरे कोई भी किरदार पेपर पे हूबहू वैसे नहीं होते हैं जैसे स्क्रीन पे ट्रांसफॉर्म होते हैं। कई बार थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्क्रीन पे थोड़े ख़राब भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी क्रेडिट है, मैं ग्रेट कर देता हूँ, बट स्क्रीन पे किसी भी किरदार को ट्रांसफॉर्म होने में सिर्फ एक्टर की नहीं, एक्टर, डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर का भी बड़ी भूमिका होती है कि वो एडिट कैसे कर रहा है। मैं ठहराव वाला व्यक्ति हूँ, परफॉर्मेंस में ठहराव चाहता हूँ। कई बार एडिटर मेरे ठहराव को नहीं रखते हैं, उनको लगता है डायलॉग पूरी, बात पूरी। मैं डायलॉग ख़त्म होने के बाद एक्टिंग करता हूँ, या डायलॉग के बीच में जो गैप लेता हूँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉज और उर्दू में वक्फा और हिंदी में विराम बोलते हैं, विराम, हाँ। सो मेरा अभिनय उसमें होता है, उस विराम के बीच में या उस लाइन के बाद। कि टेक्स्ट बोल रहे हो तो फिर आप सब टेक्स्ट कब दिखाओगे? सब टेक्स्ट तो उस गैप में दिखेगा, या टेक्स्ट खत्म होने के बाद दिखेगा। टेक्स्ट के साथ साथ
सब टेक्स्ट बड़ा कठिन काम है, दोनों को एक सेम वक्त डिलीवर करना। मैं सब टेक्स्ट में ज़्यादा यकीन करता हूँ। मुझे याद है वो सीन रहा नहीं फिल्म में, आई थिंक, या रहा तो उस तरीके से एडिट नहीं हुआ मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर का एक सीन था सेकंड एपिसोड में, जब गुड्डू बबलू पहली बार घर आए हैं और वेट कर रहे हैं, कालीन भैया आने वाले हैं ऊपर से सीढ़ियों से उतर के, और डायरेक्टर को मैंने बोला पहले टेक में कि रिहर्स मत करो, टेक करते हैं, कुछ बदमाशी करूँगा, मैंने बोला था। और एक डॉन की बड़ी कुर्सी थी बीच में कालीन भैया की, इधर 2 कुर्सियाँ थी छोटी और इधर छोटी, और उस बड़ी कुर्सी के आगे एक ऐसा टूल था हाइट पैर रखने के लिए जो होता है, और उस पर कुछ तो सिल्वर टाइप का कुछ काम था। मैं चल के आया और चल के आके और मैं वो बड़ी कुर्सी छोड़ के छोटी वाली पे बैठ गया और देखने लगा गुड्डू बबलू को। तो ये लोग थोड़ा 1-2 लोग अंदर अंदर मुस्कुराए और कट करके बोले अरे आपको इस पे बैठना है, कालीन भैया की कुर्सी ये है। मैंने बोला कि ये तो सदियों से होते आ रही है कि जो कमरे में सबसे ऊंची कुर्सी होगी डॉन उसी पे बैठेगा। मेरा अलग डॉन है, ये बड़ी कुर्सी खाली रखता है, छोटी पे बैठता है। मिर्ज़ापुर ने काफ़ी शोहरत दी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अमेज़ॉन का, एक्सेल का, कालीन भैया किरदार का। होर्डिंग्स लगवा दिए मिर्ज़ापुर ने। लगता है कि यार अभी वक्त में हर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है चारों तरफ, और आपकी आवाज़ में ट्रूथ हो तो उसको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि दमदार आवाज़ वहीं कही जाएगी जिसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा हो, जिसको ज़्यादा हायर इंटेंसिटी और वोकल कॉर्ड को फाड़ के बोला गया हो। दमदार आवाज़ तो ऐसी भी हो सकती है जैसे हम बात कर रहे हैं। सो मैं इस पे यकीन करता हूँ, अपने किरदारों में भी ये लाता हूँ। जब मुझे श्रीधर राघवन आए थे BBC से उस वक्त कहानी सुनाने, और सुन के इंटरेस्टिंग लगा, मैं बोला यस करता हूँ। लोगों ने बोला कि वो हॉलीवुड में बनी है, चाहो तो देख लो। मैं बोला नहीं, मुझे, मेरे लिए रीमेक जो है मैं ओरिजिनल नहीं देखता हूँ। मेरे लिए हर रोल ओरिजिनल मतलब है, मेरे लिए रीमेक मेरे लिए फ्रेश है, नया है वो। मुझे कहीं और का इंस्पिरेशन या प्रभाव नहीं चाहता हूँ मैं। और लकीली हिस्ट्री वैसी ही बन गई उसकी कि वो बिहार से बिलोंग करता है, मुंबई मीरा रोड में रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, छोटा वकील है, नोटरी वोटरी एफिडेविट 25-50 के काम करता है। तो मैं ऐसे लॉयर्स को बहुत को जानता हूँ पटना में या गोपालगंज मेरे होम टाउन में, जिनका वो काला कोट पॉलीथीन में लेके जाते हैं और बेचारों को मतलब काम नहीं मिलता है, पूरे दिन बैठे रहेंगे। एक नोटरी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, या कुछ दिख गया तुरंत काला कोट निकाल के पहन लेते हैं, यस आई एम लॉयर। तो यस, माधव मिश्रा 10 साल पहले का पंकज त्रिपाठी एक्टर थे, वैसे ही थे लॉयर। जो जिस समस्या को वो लोग एड्रेस कर रहे थे कहानी में, वो काफ़ी गंभीर समस्या है। और ये सीरीज ही है पुलिस क्राइम और पनिशमेंट और सिस्टम के बारे में। तो वो मैं अपने, जैसे बोला कि अपने किरदारों की सेंसिटिविटी, मेरी पर्सनल कोई ना कोई एलिमेंट मैं अपने किरदारों में डालता हूँ। तो यस, मैं सेंसिटिव व्यक्ति हूँ, और हूँ नहीं, धीरे धीरे ग्रो किया हूँ, बना हूँ आर्ट में आने के बाद से। तो वो एलिमेंट कहीं ना कहीं माधव मिश्रा में मैंने रखा है कि वो उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, सटायर है, बट सेम टाइम बहुत जेन्युइन है, सेंसिटिव है। उसकी अपनी खूबसूरत सी हिस्ट्री भी थोड़ी थी। एक्जिमा था सीजन 1 में, क्यों है, तो इन्होंने एक छोटा सा 2 सीन गढ़ा था कि उसके लाइफ में कुछ हुआ था। सो अच्छा है, बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है। मतलब माधव मिश्रा बहुत बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, देखा हॉटस्टार पे। विद इन सीजन 1 भी आप देखेंगे तो एपिसोड 1 टू एपिसोड लास्ट काफ़ी ग्रोथ है माधव मिश्रा में। तो वो लालची आदमी है, पैसे के लिए किसी केस में घुसता है, जैसे हम सब होते हैं। हम ग्रे होते हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं होते हैं। हम जिंदगी में तो यही चाहते हैं ना कि हम ग्रो करें। उसमें कुछ पार्ट मेरे जीवन से भी रिलेटेड है। वो फूल देने का सीक्वेंस है लास्ट में, तो मैं देता हूँ ऐसे छुपा के ला के, और पूछती है क्या है, तो मैं बोलता हूँ कसूरी मेथी बूके को। तो वो मेरे ही लाइफ का है, मैंने अपनी बीवी के साथ किया था। तो हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन का कुछ डालते ही रहते हैं किरदारों में, यही है। किसी भी कहानी में या किसी भी कंटेंट में जो बदलाव आता है, उसके पीछे बड़ा क्या, सिर्फ और सिर्फ राइटर का योगदान होता है। आप जैसे गुंजन सक्सेना देख लें, तो निखिल और स्वरन 2 यंग लड़के थे, उन्होंने उस तरीके से शेप अप किया। आई एम श्योर कि अब
हूबहू वैसी ही कहानी अनूप सक्सेना और गुंजन सक्सेना की नहीं होगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी भी, या हूबहू वैसी होगी तो भी उस वैसी कहानी को ला के हाईलाइट करना, सिनेमा में ट्रांसफॉर्म करना अपने आप में बड़ी बात है। अनूप सक्सेना, आप अगर मेरे अप्रोच को, मेरे करियर को ध्यान से देखेंगी तो जब भी मैं किसी लड़के का बाप का बेटे का बाप बनता हूँ तो मेरा फादर जो लड़के का पिता है, जैसे मुन्ना का पिता है कालीन भैया, जैसा ज़्यादातर सोसाइटी में दिखते हैं, एक पितृसत्तात्मक अप्रोच वाले, पैट्रियार्कल की अप्रोच रखने वाले लोग, या गुड़गांव का फादर केरी सिंह। और जैसे मैं लड़की का फादर बनता हूँ, चाहे बरेली की बर्फी और गुंजन, 2 ही फिल्मों में मैं पिता बना हूँ लड़की का, तो मेरे वो पिता अलग होंगे, बहुत प्रोग्रेसिव होंगे, वो वैसे होंगे जैसा मैं होना चाहता हूँ। हम बतौर एक्टर, हमें जो कहना होता है ऑडियंस को, मेरा मानना है कि सिनेमा मेरा मीडियम है, तो मैं सिनेमा के और किरदारों के थ्रू ही कहूँगा। उसके लिए चूँकि मैं राइटर नहीं हूँ तो मैं वैसे किरदार चुनूँगा जो जिस किरदार से मेरी थोड़ी सी विचार भी सहमत हो। सब फिल्म में ये मायने नहीं रखता, गुंजन जैसी कहानी में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं चाहता हूँ कि अनूप सक्सेना जैसे पिता समाज में ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं बिल्कुल सरेंडर कर दिया। वो सरन मेरे से जो कि सीनियर थोड़ा एक्टर हूँ, तो आके बोलता था बहुत झिझक के साथ कि सर एक और टेक करते हैं ना सर, वो थोड़ा सा। एक बोला थोड़ा सा तू ऑर्डर दो भाई, तू डायरेक्टर हो तो हम रिक्वेस्ट मत करो कि एक और टेक करना है, ऑर्डर दो एक और टेक, हम चलो करते हैं। सो मेरे लिए, मैं अगर लड़के का विज़न देख लिया था स्वरन का, कि स्वरन की दृष्टि मैंने देख ली थी कि इसके पास क्या विज़न है, क्या फिल्म का, तो मेरे लिए वो काफ़ी है। उसके बाद डेब्यूटेंट है, नया है, पुराना, ये मायने नहीं रखता। इस फिल्म में मुझे याद है जब स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने हाँ किया, उसके 15-20 दिन बाद एक दिन फ्लाइट में पहली बार हम और वो टकरा गए, जानवी और मैं। अरे सर आपको पता है, मैंने, उसने बताया मुझे कि मैं गुंजन के लिए मैंने मन्नत मांगी थी कि आप हाँ कर दो, आप ना नहीं करो, आप हाँ कर दो। सो मैं हंसा, मैं बोला तुम मुझे मैसेज कर देती, मन्नत नहीं मांगना पड़ता, मैं बगैर पढ़े हाँ कर लेता। सो बहुत सिंसियर हार्डवर्किंग एक्ट्रेस है वो कुछ अलग करना चाहती है। हमारे सीन्स और जो हमारे उसके बीच की केमिस्ट्री निकल के आई है, उसमें जो लोगों को बेहद पसंद आई, उसके पीछे उसकी सिंसियरिटी और मेहनत है। मैं तो चलो थोड़ा अनुभवी अभिनेता हूँ, मेरे घर आती थी अक्सर उन दिनों फिल्मिंग के पहले, वो बॉन्डिंग चाहती थी मेरी बेटी के साथ, वाइफ के साथ, घर पे हमारे साथ फिल्म देखने गई एक बार, तो उसका योगदान है। हम तो चलो थोड़े प्रोफेशनल हैं, तो हमें क्राफ्ट से छुपा भी लेंगे, हमारी बॉन्डिंग किसी को एक्टर से ना हो तो भी स्क्रीन पे एक केमिस्ट्री दिखा सकते हैं। लेकिन बेहतर हो कि अगर सच में 2 एक्टर एक दूसरे को जान लें तो वो क्राफ्ट की ज़रूरत कम पड़ती है, केमिस्ट्री दिखती है। तो यस, वो जो लौट के आती है वहाँ से ना, जब बाहर से, और मैं गेट पे देखता हूँ उसको, बड़ा वो चुप साइलेंट सीन है, उसमें कोई कुछ बोलता नहीं है, वो था। और उसके बाद अगले दिन 1-2 सीन बाद उसको मैं किचन में ले जाता हूँ और बोलता हूँ कि ये है पराठे बनाने के, बना तो ये काम कर। तो वो सीन पहले लिखा गया था कि वो गुस्सा होकर बोलते हैं अनूप सक्सेना। मैं बोला यार गुस्सा होकर नहीं बोलेंगे, इसको डिसअपॉइंटमेंट में बोलेंगे, और इसको थोड़ी वार्मथ और गर्माहट के साथ बोलता हूँ मैं। वो डायरेक्टर को भी मालूम नहीं था कैसे करेंगे, पहला टेक था वो। और मेरे मन में इंटेंशन था कि वो ये भी ना लगे कि पराठा बनाना सीखना या पराठा बनाना कोई बुरा काम है। तो जो महिलाएं पराठा बनाती हैं, ऐसा भी नहीं कि वो बुरा करती हैं। मेरा पर्पस ये है कि तुम सिर्फ पराठा बनाने के लिए नहीं पैदा हुई हो, ये काम आना चाहिए। बुरी बात नहीं है कि एक लड़की अगर बोले कि मुझे तो कुकिंग में कुछ नहीं आता है, या एक लड़का भी बोले कि मुझे तो कुकिंग में कुछ नहीं आता है, तो मेरे को लगता है मैं दोनों को सेम रिएक्ट करूँगा कि आपको आना चाहिए। आप कहीं मुश्किल घड़ी में फंस जाओगे तो सर्वाइव कैसे करोगे। तो हाँ, बट ये नहीं होना चाहिए कि कुकिंग जो है सिर्फ तुम्हारा काम है, कुकिंग हर किसी को आना चाहिए। तो मेरे लिए वो सीन में था कि यार ऐसा ना लगे कि पराठा बनाना ठीक नहीं है, जो महिला पराठा बनाती हैं घर में वो गलत करती हैं। और या इतना गुस्सा हूँ मैं गुंजन को लेके कि क्रोध में ये सीन कर रहे हैं, तो हमने कुछ तो सुर पकड़ा, और वो लकीली सबको अच्छा लगा, और वो सीन स्टैंड आउट भी हुआ, किचन वाला। तो वो टफ सीन था।
तो कागज़ को करते हुए जब उस रोल को करने लगा, मैं ऑन बोर्ड आ गया और शूटिंग हमने चालू कर दी, तो मेरे मन में था कि यार एक गांव के किरदार को करते हुए कई बार हम बहुत ज़्यादा भोलापन दिखाते हैं, इनोसेंस की। गांव के लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, भोले होते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अब मैंने जो एक्चुअल, चूँकि ये बायोपिक है, तो एक्चुअल लाल बिहारी मृतक को मैं कॉपी नहीं किया हूँ, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज, ना उनका डायलॉग डिलीवरी, ना उनका कोई पैटर्न। मेरे लिए उनका विचार जानना ज़रूरी था। और कागज़ का लाल बिहारी, जो मेरा रोल है भरत लाल, वो चतुर भी है, वो इनोसेंट भी है। वो चूहे के सीन में देखेंगी तो चूहे को जाके छोड़ता है नहर किनारे, और वो आगे चल के धीरे धीरे वो चतुर होता है। वो कि जब ये सिस्टम, पुलिस और कोर्ट के चक्करों में जाता है, तो आगे चल के वो हाई कोर्ट में एक ड्रामा करता है, जज को बहुत मिसबिहेव करता है, रोने लगता है, बैठ जाता है, और जज ब्रेक करके जाते हैं। लोग बोलते हैं तुमने क्या किया, तो बोलता है कुछ नहीं, जान के किए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए मुझ पे। तो वही होता है कि आदमी जब सिस्टम में पिसने लगता है ना, कि सोसाइटी आदमी को जब परेशान करने लगती है, तो दो तरीके हैं, या तो आप मासूम बन के परेशान होते रहिए, या तो आप चतुर बनना शुरू करिए। सो भरत लाल इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ेदार था। आप देखेंगे कागज़ को तो बहुत डिप्रेस्ड नहीं लिखे दिखेगा भरत लाल, कि वो दुखी है, बट दुख के बावजूद वो अपने लिए मोमेंट निकाल रहा है वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, गांव में। तो एक कॉकनेस, एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखे हुए हैं। क्योंकि सीरियस कहानी को दो तरीके हैं, या तो हम बहुत सीरियस गंभीर होकर पेश करें, या तो हम सामने वाले को सटारिकल तरीके से करें। तो लाल बिहारी समहाउ हल्का सा ब्लैक कॉमेडी वाले जोन में हमने रखा था। मेरे लिए क्लाइमेक्स टफ था, क्योंकि वो सतीश जी, बायोपिक का क्लाइमेक्स वैसा नहीं होता है जैसे कागज़ में है, कि अचानक वो कोर्ट रूम में अपने लिए डॉक्यूमेंट खोज रहा है कि मैं खुद ठीक करूँगा। इंटरकट में सीएम के यहाँ वो गए हैं और सीएम ऑर्डर पास कर दें, और ऑन स्पॉट मालूम चले तुम तो। और ऊपर से सतीश जी के मन में था ये फिल्म को थोड़ा कमर्शियल फिल्म बनाना, इसीलिए आप देखेंगे कि उसमें पुलिस वाले मार रहे हैं उसको, वो मार मार के चाहते हैं कि हीरो को जब लोग मारते हैं तो ऑडियंस में सिंपैथी आती है। तो ठीक, वो ड्रामेटिक सीन था, वो कठिन था। वो एक्शन में लात जूते खाना, इतने लोग मार रहे हैं, मैं काफ़ी मुझे चोट भी लगी उसमें। मैं कन्विंस भी नहीं हो रहा था कि यार इतना क्यों पिटवाना। फिर भी मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ, मैं करे जाता हूँ। कल ही मैं 50 टेक दे के आया होऊंगा एक सीन में, 50 नहीं 40 तो दिया होऊंगा कल, और बिल्कुल नहीं चिढ़ा मैं। जो मेरा टेम्परामेंट पहले टेक में था वहीं 40वें में था। जितनी समझ है, जितनी आती है, वो 100% क्या 200% लगा के करता हूँ मैं। और अगर परेशान हो गए, आप दुनिया बदल नहीं सकते हो, खुद को बदल सकते हो, उतना ही हो जाए तो काफ़ी है।